हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आरबीएससी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 में अपन ने प्रश्नमाला जो 3.1 थी उसको पूरा करा अपन ने। ठीक है, अभी तक यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्नमाला 3.2। तो प्रश्नमाला 3.2 को हल करने से पूर्व हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, कुछ बातों को सीखना है, ताकि हम प्रश्नमाला जो 3.2 है उसको हल कर सकें। बात करेंगे आज प्रश्नमाला 3.2 के बेसिक कंसेप्ट की। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे कि प्रश्नमाला 3.2 में जो सवाल हमें देखने को मिलेंगे उन सवालों का हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो जो बातें हमारे को 3.2 वाले जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने में सहायक हैं उनको अपन देखेंगे। तो अपन उनको एक बार क्रमबद्ध रूप से एक लिस्ट बना के लिख लेते हैं। तो मुख्य तौर पर अपन विषय वस्तु देख लेते हैं कि प्रश्नमाला 3.2 को हल करने के लिए जो सहायक विषय वस्तु है वो क्या क्या है, यानी किन किन बातों को अपन को सीखना पड़ेगा। तो आपके सामने सिर्फ एक बात दिख रही है, उसी एक बात को अपन को ध्यान में रखना है। वो दिख रहा है आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं जो है प्रश्नमाला 3.2 का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके आधार पर ही अगर अपन ने आव्यूह पर संक्रियाओं को समझ लिया तो अपन प्रश्नमाला 3.2 को हल करने में सफल हो जाएंगे। बात करेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं की। तो आव्यूह किसे कहते हैं ये अपन ने जान लिया है। बात आती है, एक नया शब्द आ रहा है संक्रियाएं, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन से अर्थ क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अपन आव्यूहों पर संक्रियाएं करेंगे। आव्यूहों को दो आव्यूह लेंगे। संक्रियाएं मतलब होती है प्लस माइनस गुणा और भाग, है ना। प्लस जोड़ बाकी गुणा और भाग, ये जो चार प्रकार की संक्रियाएं होती हैं इसे कहते हैं संक्रियाएं। ठीक है, सबसे पहले तो अपने माइंड में ये स्पष्ट कर लो कि संक्रिया या ऑपरेशन किसे कहते हैं। आव्यूह पर संक्रियाओं का मतलब क्या होता है कि आव्यूह को हम जोड़कर देखेंगे, है ना, घटाकर देखेंगे, दो आव्यूहों को आपस में घटाकर देखेंगे, दो आव्यूहों को आपस में गुणा करके देखेंगे। तो इस प्रकार के अपन कुछ जो ऑपरेशंस करेंगे, है ना, तो उन ऑपरेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? आव्यूहों पर संक्रियाएं। तो आव्यूह पर कौन कौन सी संक्रियाएं अपन देखेंगे? वैसे तो चार प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, जोड़ बाकी गुणा और भाग। तो अपन आव्यूह में संक्रियाएं जो है वो कौन कौन सी संक्रियाएं देखेंगे उसकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर लिख रखा है आव्यूहों का योग। सबसे पहले अपन आव्यूहों का योग देखेंगे, यानी दो आव्यूह होंगे अपने पास, उन दोनों का योग कैसे करते हैं वो उसको समझेंगे, किस प्रकार से करते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। बात करेंगे आव्यूह के योग के गुणधर्म की, कि आव्यूह के योग के गुणधर्म में जो आव्यूह के योग हैं उनको करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है ना। जब अपन आव्यूह के योग करते हैं, है ना, दो आव्यूहों का योग करेंगे, तो आव्यूह का योग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनके गुणधर्म देखने वाले हैं। ठीक है, वही अपन इस जो टॉपिक है 1.2 इसमें जानेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, बात करेंगे तीसरे बिंदु की 1.3 की, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, है ना। एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, यानी एक आव्यूह होगा अपने पास और एक अदिश संख्या होगी। अदिश यानी वह जिसका परिमाण तो हमें पता है लेकिन जो दिशा है वो नहीं पता, यानी मोटे मोटे तौर पर एक संख्या लेंगे अपन और उसको आव्यूह से गुणा करना सीखेंगे, किस प्रकार से अपन गुणा करते हैं, जिसे अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर कहते हैं। बात करेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं के 1.4 टॉपिक की, तो इसमें भी अपन एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात आएगी नेक्स्ट की 1.5, यानी आव्यूहों का गुणन
यानी दो आव्यूह लेंगे अपन और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि इन दोनों का जो गुणा है वो किस प्रकार से होता है, इसको समझेंगे, जिसे अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पर अपन ने क्या क्या बातें कर ली। हमने देखा कि हमने आव्यूह का योग यानी प्लस करना सीखेंगे अपन, यानी दो आव्यूह लेंगे अपन और उनको प्लस करना सीखेंगे। फिर हमने देखा एक अदिश आव्यूह लेंगे, एक आव्यूह लेंगे और उसको एक अदिश से गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, फिर हमने गुणा करना सीखा, मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ, एक बार गुणा करना सीखेंगे, है ना। दो आव्यूह लेंगे उनको गुणा करना सीखेंगे। फिर अपन क्या देखने वाले हैं, फिर अपन आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म देखेंगे। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म देखेंगे कि जब हम किन्हीं दो आव्यूहों को गुणा करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ना, और कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। वैसे 4 प्रकार के गुणधर्म होते हैं, हम उनको देखेंगे। यदि हमारा जो ऑपरेशन है, हमारी जो संक्रिया है, यदि उन चारों में से किसी गुणधर्म का पालन करती है या फिर नहीं करती है तो उसका अपन परीक्षण करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो ये बात है जो हमें प्रश्नमाला 3.2 को हल करने में सफल करेगी। ठीक है, तो एक ही चीज है आव्यूहों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें अपन प्लस और गुणा करना सीखेंगे, यानी जोड़ना और गुणा करना सीखेंगे, और बीच में अपन एडिशन का भी कुछ भाग देखने वाले हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आपको स्पष्ट होना चाहिए कि प्रश्नमाला 3.2 में किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाने चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार के सवालों को अपन हल करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, यानी पार्ट 4 में आज अपन 1.1 और 1.2 यानी आव्यूहों का योग और आव्यूहों के योग के गुणधर्म, इन दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अभी कर दीजिए। वीडियो देखते समय आप भूल जाएंगे कि लाइक करना है कि नहीं करना है, इसलिए पहले ही लाइक करके और सब्सक्राइब करके रख दीजिए, आगे ऐसे और भी वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, चर्चा करने में सबसे पहला जो बिंदु आएगा वो आएगा आव्यूह का योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके संदर्भ में यानी आव्यूह का योग कैसे किया जाता है, दो आव्यूह है हमारे पास, उनका योग कैसे किया जाता है, उसके विषय में मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, यानी एक परिभाषा लिखी है, तो उसको एक बार पढ़ेंगे। लिखा है, दो आव्यूहों का योगफल प्रदत्त आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दो आव्यूहों का योगफल प्रदत्त यानी दिए गए आव्यूहों के जो संगत अवयव है को जोड़ने से प्राप्त होने वाला जो आव्यूह होता है वो आव्यूहों का योग कहलाता है। क्या कह रहे हैं हम, समझेंगे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। हम कह रहे हैं दो आव्यूहों का योगफल, तो मान लेते हैं दो आव्यूह है मेरे पास, मान लेते हैं एक आव्यूह ए है मेरे पास जो है भाई A1, A12, A13, A21, A22, A23, है ना। ये एक मेरे पास आव्यूह है, और एक आव्यूह मेरे पास B ले लो, मेरे पास रखा है B11, B12, B13, B21, B22, B23। ठीक है, ये मेरे पास एक आव्यूह था, 2 गुणा 2 कोटि का एक आव्यूह है मेरे पास, ये भी मैंने 2 गुणा 2 कोटि का लिया है। एक बात ध्यान रखना, जिन दो आव्यूहों का आप योग करेंगे उनकी जो कोटियां हैं वो समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने ए आव्यूह लिया 2 गुणा 2 कोटि का, तो अन्य जो आव्यूह है जैसे जो बी आव्यूह मैंने यहाँ पर लिया वो भी 2 गुणा 2 कोटि का होना चाहिए। ये होना आवश्यक नहीं है कि उनके जो संगत अवयव है यानी जो B11 है और A11 है ये दोनों बराबर हो, सिर्फ क्या बराबर होना चाहिए, कोटि बराबर होनी चाहिए। यदि किसी आव्यूह की कोटि बराबर नहीं है, यानी A आव्यूह दे रखा है आपको 2 गुणा 3 का और B आव्यूह दे रखा है आपको 2 गुणा 2 का, तो इस स्थिति में जो उनका योग है वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो योग के लिए जो पहली कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि उन दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए आव्यूह की। जिस प्रकार से ए आव्यूह मैंने लिया 2 गुणा 2 कोटि का और बी आव्यूह लिया मैंने 2 गुणा 2 कोटि का। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अपन देखते हैं कि
ए आव्यूह मेरे पास है, बी आव्यूह मेरे पास है, तो इन दोनों का योग कैसे करेंगे? तो लिख रखा है दो आव्यूहों का योगफल प्रदत्त आव्यूह यानी दिए गए आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से, यानी वही संगत अवयव यानी a11 है तो इसके संगत अवयव b11 हो गया, a12 है तो a12 के संगत अवयव b12 हो गया, a13 है तो इसके संगत अवयव b13 हो गया। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि यदि अपन क्या करें भाई, एडिशन करें, a प्लस बी करें, यदि हम चाहें a प्लस बी करना तो क्या होगा, एक आव्यूह तैयार होगा जिसमें a11 प्लस b11 संगत अवयव को जोड़ेंगे, a12 प्लस b12 a12 और b12, फिर अपन करेंगे a13 प्लस b13, ठीक है, संगत अवयव को जोड़ रहे हैं, a21 प्लस b21, ठीक है, a22 प्लस b22, a23 प्लस b23, और इस प्रकार से अपन ने 2 गुणा 2 आव्यूह का एक आव्यूह तैयार करा, 2 गुणा 2 कोटि का एक आव्यूह तैयार करा। तो a प्लस बी मेरे को समझ में आ रहा है कि आपके समझ में आ रहा होगा कि a प्लस बी को अपन कैसे करेंगे। एक आव्यूह मेरे पास a था, एक आव्यूह मेरे पास b था, इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो a प्लस बी मैंने करा और a प्लस बी में संगत जो अवयव हैं a11 b11 a12 b12 a13 b13 इस प्रकार से जोड़ा, तो इस प्रकार से जो प्रदत्त यानी जो अभिष्ट जो आव्यूह मुझे प्राप्त होगा वो इन दोनों आव्यूहों का योग प्राप्त होगा। क्या बात क्लियर है क्या? ये तो अपन ने व्यापक मान समझ लिया कि किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, या फिर मैं इस एग्जाम्पल को आपको एक अपने जो संख्याओं के माध्यम से भी समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं मानता हूँ एक आव्यूह मेरे पास a है, ठीक है, एक आव्यूह मेरे पास a है, कोई मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, एक आव्यूह मेरे पास a है 1 2 3 4 और एक आव्यूह मेरे पास b है 5 6 7 8, ठीक है, ये 2 आव्यूह है मेरे पास। अब इन दोनों आव्यूहों को मेरे को जोड़ना है, यानी a प्लस बी जो है वो मुझे ज्ञात करना है। तो क्या करूँगा मैं, संगत जो अवयव है उनको जोड़ दूंगा। तो एक आव्यूह मैंने ऐसे तैयार करा 1 प्लस 5 1 प्लस 5 2 प्लस 6 3 प्लस 7 और 4 प्लस 8, इस प्रकार से मैंने जोड़ा इनको। तो अगर मैं इनका एडिशन करूं, है ना, तो a प्लस बी क्या होगा, देखो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। तो ये जो मुझे ज्ञात हुआ a प्लस बी का जो योग ज्ञात होगा मेरे पास क्या होगा 6 10 8 12, ठीक है। ये जो मुझे प्राप्त हुआ ये हुआ a प्लस बी का जो ये आव्यूह मुझे दे रखे थे a और b, इसका मुझे क्या ज्ञात हुआ, योगफल ज्ञात हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से योग करते हैं अपन। क्या आपको समझ में आया? अब एक बिंदु और है जो आपको जानने की बड़ी आवश्यकता है इसके अंदर, जो अपन ने जान लिया है बस उसको अपन को नोट्स में लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 बिंदुओं को लिखा है जिन पर आपको चर्चा करनी है। देखिए योग के लिए दोनों आव्यूहों को समान कोटि का होना चाहिए, ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो नोट्स में आपको लिखना है कि योग के लिए दोनों आव्यूह हैं उनका समान कोटि का होना, समान जो कोटि है वो होना आवश्यक है। तो ये पहला बिंदु आपको लिखना है। और दूसरा बिंदु जो कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है वो लिखा है कि आव्यूहों का योग द्वि आधारित संक्रिया का उदाहरण है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा आव्यूहों का योग किस संक्रिया का उदाहरण है, तो आपको लिखना है द्वि आधारित संक्रिया का उदाहरण है। बस ये 2 पॉइंट थे आव्यूहों के योग में, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। तो अपन ने भली भांति रूप से समझ लिया कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूहों का योग, किन्हीं 2 आव्यूह मुझे दे रखे हैं तो उनका योग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से भी समझ लिया, व्यापक रूप भी समझ लिया। तो अब अपन ने ये नोट्स में लिखना है। अब अपन 1.2 जो अपना टॉपिक है यानी बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है आव्यूहों के योग के गुणधर्म। अब अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है यानी इसी से रिलेटेड आव्यूहों के योग से रिलेटेड ही जो दूसरा टॉपिक है 1.2 वो है आव्यूहों के योग के गुणधर्म। क्या है भाई? आव्यूहों के योग के गुणधर्म, जिसे अपन कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन।
यानी वो बातें जो जब हम दो अवयवों का गुणन करते हैं तब हमें काम आएंगी, है ना। वो प्रॉपर्टीज यानी अवयव के योग की जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टीज हैं, जब अपन दो अवयवों को गुण योग करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस प्रकार से बातें, जो चीज़ें हैं जो अपन करेंगे वो सही होंगी, उसकी निश्चितता के लिए अपन को ये जो टॉपिक है वो पढ़ना पड़ेगा। ध्यान देंगे गुणधर्म की, तो प्रत्येक जो संक्रिया है, चाहे वो कोई सी भी संक्रिया हो जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, कोई सी भी संक्रिया हो, उसमें ये चार प्रकार की जो गुणधर्म है, ये जो चार प्रकार के जो गुणधर्म हैं वो मेनली आपके यूज होने वाले हैं, है ना, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले प्रॉपर्टीज कहते हैं, वो यूज करने वाले हैं। इन प्रॉपर्टीज को आपने पहले भी देखा है, ध्यान से देखिए इनको प्रॉपर्टीज को, ये आपने पहले भी देखी हैं, ये देखी है आपने चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। वहां पर आपने इन सबको देख रखा है पहले से, आपने नाम इनके पढ़ रखे हैं। नाम है पहली प्रॉपर्टी का क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है साहचर्य नियम जिसे अपन एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। योग के तत्समक का अस्तित्व, योग के तत्समक का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व यानी एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्ट्स। ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं तो हमारे को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं इकाई से लेकर यानी शून्य से लेकर आपको बताने वाला हूँ कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है और अवयव में इसका कैसे उपयोग करेंगे। तो एक एक करके सभी जो चार गुणधर्म हैं उनको समझते हैं अवयव के योग के संदर्भ में। तो चलते हैं पहले गुणधर्म की तरफ। देखिए अब यहाँ पर पहला जो गुणधर्म है अवयव के योग का वो है क्रम विनिमय नियम, जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। क्या है क्रम विनिमय नियम, सबसे पहले ये समझते हैं, उसके पश्चात अपन जानेंगे अवयव के संदर्भ में क्रम विनिमय नियम का क्या महत्व है। ध्यान से समझिए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी क्रम का ध्यान रखने वाला नियम, जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है। क्रम का ध्यान यानी मैं कर रहा हूं 2+1, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं 2+1 बराबर 3 होता है। अगर मैं बोलूं 1+2 बराबर भी 3 होता है क्या, तो अगर होता है, जो कि होता है, यदि 2+1 बराबर 3 है और 1+2 बराबर 3 है, तो यहाँ पर जो योग हो रहा है, जो योग का ऑपरेशन है संख्याओं पर, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार से अवयव के संदर्भ में भी होता है। यदि मेरे पास कोई दो अवयव है, यहाँ लिख रखा है, यदि मेरे पास कोई अवयव A है जिसके अवयव Aij है और B है जिसके Bij है, समान कोटि M × N है ना, दोनों की जो कोटि है वो भी समान है वाले अवयव है, तो इसमें A+B, यदि अवयव A+B को यदि मैं जोड़ूं और वो B+A के बराबर निकल गया, तो इसका मतलब जो अवयवों के योग का जो संक्रिया है, अवयवों के योग का जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? चलिए इस बात को और स्पष्टता में लेकर चलते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए मान लेते हैं एक अवयव मेरे पास है A, एक अवयव मेरे पास A है जिसको अपन लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और एक अवयव मेरे पास मान लेते हैं B है जिसको अपन लिख लेते हैं 5 6 7 8। कोई दिक्कत? अपन क्या कह रहे हैं, अवयवों के योग की जो संक्रिया है, यदि उसमें A+B बराबर B+A हो गया, तो जो अवयवों के योग की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। तो हम इसकी क्या करते हैं, जांच करते हैं, अपन इसकी जांच करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। देखिए A+B करके देखते हैं। सबसे पहले अपन A+B निकालते हैं, तो A कितना है दे रखा है 1 2 3 4 और प्लस B कितना दे रखा है मेरे पास 5 6 7 8। अभी अभी हमने पिछले इसके टॉपिक के अंदर समझा कि योग किस प्रकार से होता है ना। दोनों की कोटि समान है अवयवों की, 2 × 2 का 2 × 2 कोटि का अवयव A है, B भी 2 × 2 कोटि का अवयव है, दोनों का योग करना है तो संगत अवयवों का योग करेंगे। किस प्रकार से देखिए, अब अपन संगत अवयव 1 + 5 करेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर करेंगे 2+6, यहाँ करेंगे 3+7, यहाँ करेंगे 4+8। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा देखिए, 1+5 6, 2+6 8, 3+7 10 और 4+8 12। तो ये a+b का योग आया। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे दो आप। इसको क्या दे दो आप, समीकरण नंबर फर्स्ट दे दो। क्या बात क्लियर है? बात करेंगे अब इनके क्रम चेंज कर देंगे। a+b का क्रम था पहले, अब b+a का क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे, पहले a+b था, अब b को आगे ले आते हैं, a को पीछे छोड़ देते हैं, है ना। तो क्या करेंगे अपन, b+a करके देखते हैं कि आंसर सेम आता है। अगर सेम आया तो अवयव का जो योग की संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बी अवयव मेरे पास क्या दे रखा है भाई, 5 6 7 8। ठीक है, प्लस मुझे दे रखा है ए अवयव कितना दे रखा है, ए अवयव मेरे पास दे रखा है 1 2 3 4। जोड़िए दोनों को, चलिए जोड़ते हैं। संगत अवयव 5+1 जोड़ेंगे पहले, फिर 6+2 जोड़ेंगे, फिर 7+3 जोड़ेंगे। देखिए संगत अवयव 8+4 जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़िए, क्या आएगा, 5+1 कितना आएगा, 6 आएगा, 6+2 8 आएगा, 7+3 10 आएगा, 8+4 12 आएगा। तो देखिए इसको अपन समीकरण नंबर 2 देते देते। ठीक है, अब तुलना करके देखिए आप, क्या तुलना से आपको स्पष्ट हो रहा है क्या, दोनों में एक समान समान अवयव आ रहे हैं। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, 8 8 10 10 12 12। तो हमने देखा कि जब हम किन्हीं दो अवयवों को क्रम चेंज कर कर योग करते हैं, किन्हीं दो अवयवों का क्रम बदल कर, क्रम में परिवर्तन कर कर यदि हम योग करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं कि जो अपना अवयवों के योग का जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो आप यहां पर नीचे स्टेटमेंट डालेंगे एक। देखिए यहां पर अपन एक स्टेटमेंट लिखा है कि अवयवों के योग की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यानी जो पहला गुणधर्म था वो पालन करता है अवयवों के योग की संक्रिया। ठीक है, अवयवों के योग की संक्रिया में जो पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम का, जिसे अपन कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, वो बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, तो यानी इससे हमारे को क्या आउटपुट मिलता है, इससे अपन को आउटपुट मिलता है कि यदि मैं a+b को जोड़ूं या फिर मैं b+a को जोड़ूं, किस प्रकार से भी जोड़ूं तो आंसर एक ही आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये सीखा क्रम विनिमय नियम के। अब दूसरा जो टॉपिक है, जो दूसरा जो गुणधर्म है वो है साचार्य नियम, जिसे अपन एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसको समझते हैं ये क्या होता है। अब देखिए अवयवों के योग की संक्रिया का जो दूसरा गुणधर्म है वो है आपके पास साचार्य नियम। साचार्य नियम जिसे अपन एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, इसको समझेंगे। सबसे पहले अवयवों के संदर्भ में साचार्य नियम को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि साचार्य जो है, साचार्य जो नियम है वो क्या है। मान लीजिए इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं, आपको एक अलग तरीके से समझाता हूं मैं। साचार्य नियम क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई 3 संख्या हैं 1 2 और 3। ये 3 संख्या है मेरे पास, इन तीनों का मेरे को योग करना है। तो किस प्रकार से योग करूंगा मैं, पहले मैं करूंगा 1+2, पहले आगे की 2 संख्याओं को योग करूंगा प्लस लास्ट वाली संख्या को मैं जोड़ दूंगा, है ना। इसका योग कितना आया, देखिए 3 + 3 = 6 आया। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया। पहले मैंने ये करके देखा, ऐसा करके देखा। अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 को तो आगे रखूंगा और पीछे की 2 संख्याएं जो 2 + 3 है, यदि इनको जोड़ता हूं, जो पीछे की 2 संख्या है 2 + 3, इनको जोड़ता हूं, तब मेरे पास यदि 6 आ गया तो जो मैं संक्रिया यूज कर रहा हूं, संक्रिया यानी प्लस की जो संक्रिया ऑपरेशन में यूज कर रहा हूं, उस संक्रिया, वो जो संक्रिया है वो साचार्य नियम का पालन करेगी, एसोसिएटिव लॉ का पालन करेगी। तो क्या देखते हैं, 1 को इधर ही रखा, 2 + 3 5 होते हैं, बराबर 6 होते हैं, और इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब चेक करें दोनों में, क्या 1 + 2 + 3 कर मेरे पास 6 आ रहा था, और 1 + 2 + 3
को यदि मैं जोड़ता हूँ तब भी मेरे पास 6 आ रहा है। तो योग संक्रिया में जो प्लस की जो योग संक्रिया प्लस यानी एडिटिव जो ऑपरेशन होता है, एडिशन जो ऑपरेशन होता है, एडिशन जो ऑपरेशन होता है वो सहचार्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, अनुपालना करता है। क्या सहचार्य नियम समझ में आया आपको? क्या सहचार्य नियम के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो चीजें हैं, बातें हैं, क्या वो समझ में आ रही है ना? अब इसको, इस साचार्य नियम को अपन किसके संदर्भ में देखने वाले हैं भाई? इस साचार्य नियम को हम अवयवों के योग के संदर्भ में देखेंगे। अभी हमने इसको संख्याओं के योग के आधार पर समझा। अभी हमने क्या समझा देखिए, अभी यहाँ पर हमने संख्याएं ली, तीन संख्याएं ली और इनके योग के आधार पर समझा। अब अपन क्या समझेंगे? अवयव लेंगे और अवयवों के योग के आधार पर समझेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ परिभाषा लिख रखी है, लिखा है यदि समान कोटि m गुणा n वाले किन्हीं भी 3 अवयवों, मतलब समान कोटि के मैंने 3 अवयव लिए हैं। पहला अवयव है a बराबर aij, दूसरा अवयव है b बराबर bij, तीसरा अवयव है c बराबर cij के लिए यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी सही बैठ जाता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी के, तो यहाँ पर अवयवों के योग की संक्रिया के लिए सहचार्य जो नियम है वो सही बैठ जाता है ना? उसमें सहचार्य नियम पालन करता है। क्या बात समझ में आई? इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक अवयव है a, है ना? कौन सा मान लेते हैं? मान लेते हैं 1 2 3 4 मान लेते हैं, ठीक है। एक अवयव मैंने ले लिया b, कोई सा भी ले लीजिए, 1 1 2 3 ले लीजिए। एक अवयव मैंने c ले लिया, वो ले लिया मैंने 3 2 1 1। क्या बात क्लियर है? 3 अवयव मैंने ले लिए, a अवयव, b अवयव, c अवयव। सबसे पहले मुझे जांच करनी है a प्लस बी प्लस सी के लिए। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा a प्लस बी को सेपरेटली प्लस करूंगा यानी योग करूंगा और अलग से मैं योग करूंगा c का। तो किस प्रकार से लिखेंगे? a अवयव क्या है मेरे पास? 1 2 3 4, ठीक है। प्लस कर लो b अवयव दे रखा है 1 1 2 3, इसको अपन सेपरेटली रख लेते हैं। प्लस कर लो c अवयव दे रखा है आपको 3 2 1 1, ठीक है। करो सेपरेटली, इसको योग करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका योग करते हैं तो संगत अवयव जुड़ेंगे, तो 1 1 जुड़कर क्या हो जाएगा? 2, 2 प्लस 1 जुड़कर क्या हो जाएगा? 3, 3 प्लस 2 बराबर जुड़कर 5, 4 प्लस 3 बराबर के 7 हो गया। यहाँ पर a प्लस बी का ये हो गया और c आपको करना है 3 2 1 1, ठीक है। ये अब इसका योग करें, क्या योग होगा इसका देखें, इसी के आगे कर देते हैं। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 1 8। तो ये अपने पास क्या आया? a प्लस बी प्लस सी का जो उत्तर है वो ये आया, यानी समीकरण नंबर जो 1 है मेरे पास ये आया। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि मैंने करा तो मेरे पास 5 5 6 8 का एक 2 गुणा 2 का एक अवयव तैयार हो गया। क्या बात क्लियर है? अब अपन क्या करके देखेंगे? क्रम चेंज, यानी साचार्य नियम को लागू करके देखेंगे। साचार्य नियम क्या कहता है कि यदि आपने a प्लस बी को सेपरेटली योग करके प्लस सी करा है, अगर ये a प्लस सेपरेटली b प्लस सी के योग के बराबर हो गया तो वहां पर साचार्य नियम का पालन होगा। तो इस प्रकार से अपन ये करके देखते हैं, अगर ये हो गया तो साचार्य नियम का पालन हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन? a लिखते हैं, इसको अपन अलग इससे लिखते हैं ताकि ढंग से समझ में आए। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी करके देखेंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी करके देखेंगे तो सबसे पहले a लिखेंगे। अवयव एक क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। प्लस अपन सेपरेटली करके देखेंगे। b जो अवयव है वो क्या है अपने पास? 1 1 2 3, ठीक है। प्लस करके देखेंगे अपन जो अपने पास अवयव c है,
यानी 3 2 1 1 जो अवयव है इसको प्लस करके देखेंगे। देखें तो जरा क्या आता है। ए अवयव को ऐसा का ऐसा रखिए, जो अपने पास b प्लस सी है उसका योग कर लेते हैं। b प्लस सी अवयव का जब योग करेंगे तो 1 1 1 प्लस 3 जुड़कर क्या होगा 4, 1 प्लस 2 जुड़कर क्या होगा 3, 2 प्लस 1 जुड़कर क्या होगा 3, 3 प्लस 1 जुड़कर क्या होगा 4। तो ये अपने पास एक अवयव हो गया। ठीक है, अब अपन इनका योग करेंगे। करिए इनका योग। तो इनका योग करेंगे तो 1 प्लस 4 जुड़कर क्या होगा 5, 2 प्लस 3 जुड़कर क्या होगा 5, 3 प्लस 3 जुड़कर क्या होगा 6, 4 प्लस 4 जुड़कर क्या होगा 8। तो इस प्रकार से ये सेकेंड अपने पास इक्वेशन आ गई। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की भली भांति रूप से तुलना करके देखिए क्या ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं। ये 2 गुणा 2 का अवयव है। ठीक है, चलिए अब तुलना करके देखिए 5 5 5 5 6 6 8 8। तो यहाँ पर अवयवों के योग की जो संक्रिया है उसके लिए साहचर्य नियम बिल्कुल पालना करता है। जो अवयवों के योग का जो संक्रिया है वो साहचर्य नियम का पालन करती है, ये हमने देख लिया। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको भली भांति रूप से समझ में आ जाना चाहिए। अब अपन स्टेटमेंट लिख के आगे वाला जो गुणधर्म है इस पर चलते हैं। अब हमने जो सीखा उसको अपन ने लिख लिया। क्या लिखा कि अवयवों के योग की जो संक्रिया होती है, अवयवों के योग की जो संक्रिया होती है वो साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है, इसको अपन ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब जो तीसरा जो गुणधर्म है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है योग के तत्समक का अस्तित्व। चलिए उसको चर्चा में लाते हैं। अब देखिए अवयवों के योग की जो संक्रिया है उसका जो तीसरा गुणधर्म है वो आपके समक्ष लिख रखा है कि योग के तत्समक का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। योग के तत्समक का अस्तित्व। देखिए तत्समक, पहले इस चीज को समझिए, है ना। अस्तित्व यानी होना, किसी चीज का होना, किसी चीज यानी यहाँ पर किसी चीज को डिनोट कर रहा है तत्समक, यानी तत्समक का होना। कहाँ पर होना, किसके लिए होना, योग के लिए। किसके लिए, योग के लिए। तो अवयवों के योग के लिए तत्समक का अस्तित्व है कि नहीं ये देखते हैं। वैसे हर एक संक्रिया के लिए तत्समक का जो अस्तित्व होता है और हर एक संक्रिया के लिए वो अलग अलग होता है। संक्रियाएं जो प्लस माइनस गुणा भाग हैं वो अलग अलग रूपों में होती हैं। अभी हम इनको अवयवों के रूप में देख रहे हैं। बचपन में और जो अपनी गणित चलती आती है उसके संदर्भ में हमने इसको संख्याओं के रूप में समझा था, है ना। संख्याओं के लिए योग संक्रिया, है ना, संख्याओं के आधार पर योग संक्रिया। तो सबसे पहले जो हमने सीख रखा है उसके आधार पर अपन तत्समक का अर्थ देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तत्समक जो वर्ड है, जो आइडेंटिटी वर्ड है, तत्समक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। इसको बड़े ही अच्छी तरीके से लिखा है ताकि आप अभी जो समझें उसको बाद में भी समझ सकें। लिखा है वह अवयव, अपन किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं भाई, अपन अवयवों के योग के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर शब्द क्या यूज लिया है, अवयव लिया है। ठीक है, यदि संख्याओं में लेते तो अवयव संख्या आप ले सकते थे, शब्द क्या आ सकता था वहां, अवयव आ सकता था। लेकिन यदि हम योग अवयवों के योग के संक्रिया के संदर्भ में यानी उसके बारे में पढ़ रहे हैं तब मैंने यहाँ पर अवयव शब्द उपयोग में लिया है। तो क्या लिखा है, वह अवयव जिसे किसी अन्य अवयव ए के साथ जोड़ा जाए तो पुनः वही अवयव ए हमें प्राप्त होता है। तो जिसके साथ वो जो ए अवयव था जिसके साथ उसको जोड़ा था और वही अवयव हमें वापिस से मिल गया, तो वो जिसके साथ जो अवयव जो ए जोड़ा था वो अवयव क्या कहलाएगा, तत्समक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तत्समक कहलाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा गुणधर्म है वो चिल्ला चिल्ला के ये मुझे बोल रहा है कि अवयवों के योग के लिए कोई ऐसा तत्समक है क्या कि यदि मैं उस तत्समक अवयव को मैं किसी एक अवयव से प्लस करूं तो वो अवयव मेरे पास वापस से आ जाए। कि ऐसा कोई अवयव है क्या, ये चिल्ला चिल्ला के मुझे बोल रहा है। तो अपन इसको देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे
इसको संख्याओं के आधार पर समझते हैं, फिर अपन इसको अवयव के आधार पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है, दो संख्या है मेरे पास, है ना, दो, एक अंक है मेरे पास दो। अगर मैं, अब आप दिमाग लगाइए, मैं इसमें क्या प्लस करूं कि वापिस से यही संख्या मेरे पास आ जाए। दो में मैं क्या जोड़ूं कि वापिस से मेरे पास दो ही आ जाए, और कुछ नहीं आना चाहिए, तीन नहीं आना चाहिए, चार नहीं आना चाहिए, है ना, यही आ जाना चाहिए वापिस से। तो क्या करोगे आप? तो आप बोलोगे सर इसको दो में आप जीरो जोड़ दो, दो में आप जीरो जोड़ दो तो वापिस से हमें दो प्राप्त हो जाएगा, या फिर जीरो में दो जोड़ दो तो हमें दो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार, इस संदर्भ में, इस वाली जो सिचुएशन है, इस संदर्भ में दो का ये जो संक्रिया अपने लगाई, अपने संक्रिया कौन सी लगाई? प्लस की संक्रिया लगाई, योग की संक्रिया लगाई। तो इस योग की संक्रिया में जो इसका तत्समक होगा वो क्या होगा? कौन बताएगा? ओ, यानी जीरो, जीरो जो होगा यहाँ पर तत्समक होगा किसका? योग संक्रिया का। तो मैंने यहाँ पर संख्याओं के योग के संक्रिया के आधार पर जाना कि जो योग के लिए जो तत्समक होता है, जो तत्समक अवयव पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है? शून्य पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है। तो अब अपन इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को अपने अवयवों के योग के संक्रिया में लगाकर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है कि नहीं। तो देखिए यहां पर मैंने जो अपन ने समझा उसको मैंने यहां पर थोड़ा परिमार्जित करके लिखा है। क्या लिखा है? मान लीजिए कि ए अवयव है मेरे पास जिसकी कोटि m गुणा n कोटि है, यानी मान लीजिए कि ए एक m गुणा n कोटि का अवयव है और एक अन्य अवयव o एक m गुणा n कोटि का शून्य अवयव है। यानी एक अवयव मेरे पास m गुणा n कोटि का अवयव है और एक अवयव o m गुणा n कोटि का एक शून्य अवयव है। अगर मैं इन दोनों का योग करता हूं, a प्लस o बराबर यदि a आता है और o प्लस a बराबर a आता है, तो अवयवों के योग की जो संक्रिया है वो योग के तत्समक का अस्तित्व हो जाएगा। यानी यदि मैं a प्लस जीरो बराबर a यदि मेरे पास आ जाता है और 0 प्लस a बराबर a आ जाता है, तो इस कंडीशन में अवयवों के योग की जो संक्रिया है उसके लिए चिरकाल तक, यानी अनंत काल तक, जब तक मैक्स चलेगी, उसके लिए जो तत्समक होगा वो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा अवयवों के संदर्भ में। यानी शून्य अवयव जो है वो योग की संक्रियाओं के लिए एक तत्समक का कार्य करेगा। कहां तक? जब तक अपन मैक्स है, जब तक। ठीक है, इस बात की पुष्टि करने के लिए अपन इसको एक बार देखते हैं, देखेंगे। मान लेते हैं एक अवयव मेरे पास a है, एक अवयव मेरे पास क्या है? a है, जो 1 2 3 4 यानी दो गुणा दो कोटि का एक अवयव मेरे पास 1 2 3 4 है, और एक अवयव मेरे पास शून्य है, जीरो है, शून्य अवयव है। शून्य अवयव की प्रॉपर्टी हम जानते हैं जिसकी प्रत्येक अवयव कैसा होता है? शून्य होता है। तो लीजिए, ये मैंने एक अवयव लिया और एक शून्य अवयव लिया। अब मैं क्या करता हूं? अब मैंने जो स्टेटमेंट पीछे पढ़ा था उसको लगा के देखता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं? a प्लस जीरो करके देखता हूं। तो अवयव a कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, प्लस मैं अवयव करूंगा शून्य अवयव, तो 0 0 0 0 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए, तो संगत अवयव जब जुड़ेंगे तो a प्लस जीरो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 2 3 4, यानी वो का वही अवयव मेरे पास प्राप्त हो गया। समीकरण एक नाम दे देते हैं इसको। a प्लस जीरो करने पर मेरे पास a अवयव वापिस से प्राप्त हो गया। क्या a जो अवयव था उसकी वैल्यू ये नहीं थी? ध्यान दीजिए, a की वैल्यू की 1 2 3 4 थी और जो इन दोनों को प्लस कर कर आया वो भी यही आया। अगर मैं 0 प्लस a करूं तो भी यही आएगा, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन होगा, है ना। तो लिखने से कोई मतलब है ही नहीं, 0 प्लस a करने पर भी वही आंसर आएगा, यानी a आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या समझा? इसका मतलब हमने समझा कि अवयवों के योग की संक्रिया के लिए जो तत्समक होता है वो उसका जो मान होता है वो क्या होता है? शून्य अवयव होता है। इस बात को लिख लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए यहां पर अपन एक स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट है कि अवयवों के योग की संक्रिया, अवयवों के योग की संक्रिया का
जो तत्समक होता है वो शून्य आव्यूह ओ होता है ना, शून्य आव्यूह ओ होता है। यानी हमने समझ लिया कि जो तत्समक होता है वो हर एक संक्रिया का अलग अलग होता है। गुणा के लिए तत्समक अलग होगा। तत्समक का मतलब ये है कि वो जो तत्समक है, वो जो संख्या है, वो जो आव्यूह है, उसको यदि किसी अन्य आव्यूह से अपन जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो का वही जो जिससे अपन उसको गुणा भाग कर रहे हैं वो का वही आना चाहिए। तो वो जब आता है तो जिससे अपन ने उसको प्लस करा, माइनस करा, गुणा करा, भाग करा, तो वो जिससे अपन ने किया वो क्या कहलाता है? तत्समक यानी आइडेंटिटी कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये था तत्समक का कंसेप्ट, है ना। अब अपन समझते हैं अपने लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है अपने पास योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो उसको भी समझते हैं। देखिए जो लास्ट प्रॉपर्टी है आव्यूहों के योग की संक्रिया के लिए वो है अपने पास योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस एडिटिव इनवर्स, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। जिस प्रकार से योग के तत्समक का अस्तित्व अपन ने देखा था, तत्समक वह अवयव था जिसको योग में संलग्न करने पर, यानी योग करने पर, जिससे योग करने पर वही की वही अवयव या संख्या मेरे को प्राप्त हो रही थी। तो प्रतिलोम में थोड़ा उल्टा है। प्रतिलोम का क्या है? प्रतिलोम में तत्समक की तरह ये वही प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा केस उल्टा है। इस बात को, प्रतिलोम को पहले समझने से पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या, है ना। प्रतिलोम शब्द है क्या, प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, ध्यान देंगे इस शब्द पर, प्रतिलोम पर। प्रतिलोम को इंग्लिश में हम कहते हैं इनवर्स। इसको मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा है, सरल भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? यदि आव्यूह ए है, यदि मान लो अपने पास कोई आव्यूह ए है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? इसका प्रतिलोम माइनस ए होगा। क्या होगा? माइनस ए होगा। अर्थात मतलब दिए गए आव्यूह का विलोम यानी उल्टा होगा। यानी कोई आव्यूह मेरे पास दे रखा है तो सिर्फ उसका उल्टा है, यानी प्लस दे रखा है तो उसको माइनस कर देंगे, और माइनस दे रखा है तो उसको प्लस कर देंगे, है ना, उल्टा कर देंगे मतलब उसका। तो किस प्रकार से होता है इसको अपन जो योग की, जो संख्याओं के योग की जो संक्रिया है उसके आधार पर समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई संख्या है 7, कोई संख्या है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तत्समक के खेल में क्या था, तत्समक के जो कंसेप्ट था उसमें क्या था कि भाई ऐसी कोई संख्या लो जिसके साथ उसको योग करेंगे ना तो वही संख्या आनी चाहिए। यानी 7 के साथ यदि मैं +0 करूं तो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो वो जो 0 था वो मेरे पास क्या था? तत्समक अवयव था। लेकिन प्रतिलोम में क्या होता है कि कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके साथ यदि मैं इसको प्लस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए। तो आप दिमाग लगा के मुझे बताएं कि साथ में मैं क्या जोड़ूं, साथ में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो सबका जवाब होगा कि साथ में सर आप क्या जोड़ दो? -7 जोड़ दो। साथ में आप क्या जोड़ दो? -7 जोड़ दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं 6 का बोलूं तो 6 में क्या जोड़ूं? तो -6 जुड़ जाएगा। 5 में बोलूं तो -5 जुड़ जाएगा। तो मैं क्या यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, जो भी मेरे पास अंक आ रहा है उसका मैं बिल्कुल उल्टा ले रहा हूँ, वो ही उसका प्रतिलोम हो रहा है। ध्यान से समझना बात को। 5 यदि मैंने लिया तो अगर 5 को मैं नेगेटिव में लेके जाऊं, यानी उल्टा कर दूं इसका, यानी -5 कर दूं, और फिर यदि मैं योग संक्रिया लगाऊं यानी इनको जोड़ूं, तो मेरे पास जो प्रतिलोम की जो प्रॉपर्टी होती है कि 0 आना चाहिए वो आ रहा है मेरे पास। तो ये होता है प्रतिलोम। तो इसी स्थिति में, यानी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 + -4 बराबर 0 आ रहा है। तो इस स्थिति में जो प्रतिलोम है वो कौन होगा? -4 होगा। तो योग संक्रिया में जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है? उसका उल्टा। जो संक्रिया है मेरे पास, जो मेरे पास अवयव दे रखा है, जैसे यहाँ पर 4 है, अगर यदि मेरे पास योग संक्रिया का कोई सवाल आता है
और उसमें यदि मुझसे प्रतिलोम पूछ लिया गया है तो वो 4 का जो प्रतिलोम होता है वो क्या होगा, -4 होगा। इसी प्रकार से गुणन संक्रिया में भी अलग होता है प्रतिलोम, भाग संक्रिया में अलग होता है, माइनस जो संक्रिया है उसके अंदर अलग होता है। तो योग संक्रिया में हमारे पास क्या आया, जो ऋण आया, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी इसका उल्टा आ रहा है। तो एग्जाम में तो अपन ऐसे नहीं लिखेंगे कि उल्टा आ रहा है, वहां पर तो अपन को एक संवैधानिक और एक अच्छी सी सुस्पष्ट भाषा लिखनी पड़ती है। तो क्या लिखेंगे उसमें, देखिए ये तो अपन ने आव्यूह मतलब संख्याओं के आधार पर समझ लिया। अब यदि अपन आव्यूह के संदर्भ में समझे तो, है ना, क्योंकि अपन को समझना तो आव्यूह के संदर्भ में ही है ना, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या देख रहे हैं अपन, आव्यूहों के योग की संक्रिया के आधार पर देख रहे हैं ना। तो मान लेते हैं एक आव्यूह मेरे पास ए है ना, ए आव्यूह है मेरे पास कोई, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं -a तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वही कंसेप्ट लगाना है माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा -a, यानी आव्यूह है तो उसको नेगेटिव लेके करना है आव्यूह का, यानी यहाँ पर अवयव नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास a आव्यूह है कोई, मान लो 1 2 3 4 आव्यूह है मेरे पास कोई a, 2 गुणा 2 कोटि का ये आव्यूह है। इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसके अवयव नेगेटिव हो जाएंगे, बस इतना ही फर्क होता है, ठीक है ना। इसके अंदर के जो अवयव होते हैं ना वो नेगेटिव हो जाते हैं। अगर a मेरे पास ये है तो -a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, और यदि कोई यहाँ पर माइनस का दे रखा है और माइनस अंक आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं शायद तक, ठीक है। ये बात होती है यहाँ पर प्रतिलोम की। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यही आपको बिंदु लिखना है, और इसके अंदर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। जो प्रॉपर्टी है वो मैं एक बार लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी यहाँ पर लगती है कि a प्लस -a बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और -a प्लस a यदि आप कर रहे हो तो वहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर लिख लेते हैं कि योग आव्यूहों के योग की संक्रिया के लिए जो क्या के लिए जो प्रतिलोम है, के लिए प्रतिलोम ऋण आव्यूह होता है। क्या होता है, ऋण आव्यूह होता है, यानी ऋण आव्यूह होता है। योग की संक्रिया के लिए जो प्रतिलोम होता है, जो चिरकाल तक, अनंत काल तक, जब तक मैथ्स रहेगी, जब तक योग के आव्यूह के योग की संक्रिया के लिए जो उसके लिए प्रतिलोम होता है वो कितना माना गया है, ऋण आव्यूह माना गया है। यानी कोई आव्यूह a है तो आप उसका ऋण ले लेंगे और उन दोनों को योग करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो वहां पर आप उसका क्या लेंगे, ऋण आव्यूह लेंगे। तो यहाँ जो शब्द आया ऋण आव्यूह, इस पर आपको गौर करना है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। तो अपन ने जो पहला टॉपिक है अपने पास, जो पहला टॉपिक था आव्यूह की संक्रियाओं, यानी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला टॉपिक था योग की संक्रिया, उसको अपन ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। आज की वीडियो में हमने समझा कि योग कैसे करते हैं, 2 आव्यूह यदि मुझे दे रखे हैं उनका योग हम कैसे करेंगे, है ना। पहली बात ये समझी। दूसरी बात ये समझी कि आव्यूह के योग की जो संक्रिया है वो किन किन गुणधर्मों का पालन करती है। मुख्यतः 4 गुणधर्म थे मेरे पास। पहला क्रम विनिमय नियम, दूसरा सहचर्य नियम, तीसरा योग के तत्समक का अस्तित्व, चौथा योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ये 4 के 4 गुणधर्म थे। इनको हमने समझा कि योग में क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम पालन करता है कि नहीं करता है ना, साचार्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, योग के लिए तत्समक जो आव्यूह होता है वो कौन सा होता है, शून्य आव्यूह होता है, समझा हमने। और प्रतिलोम क्या होता है वो भी हमने समझा, वो होता है ऋण आव्यूह। तो ये बातें हमने समझ ली है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वाले पार्ट में, अगले वाले वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।